हेलो एवरीवन, वेलकम टू सून एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पीएससी का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था 1500 एमसीक्यू का। हम इसमें उसका दूसरे पार्ट का डिस्कशन करेंगे। अर्थात हम लोग इसमें बीपीएससी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, तो हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग सून एकेडमी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमारा एक दूसरा चैनल है सून एकेडमी यूपीएससी, आप सब इसको भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं तो। ऑलराइट गाइस, तो आपको हमारे सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या फिर करंट अफेयर, ये सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल होती रहती है। तो आप सभी हमारा सून एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें और हमारा एक ग्रुप भी है, तो आप सभी टेलीग्राम पर जाएं और आप सभी हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो हमारे पेड कोर्सेज को परचेस करने में इंटरेस्टेड है तो हमारी वेबसाइट soonacademy.in पर जाकर हमारे कोर्सेज की सारी जानकारी ले सकता है। अगर आपको कोई भी आए डाउट तो आप सभी हमारे फ़ोन नंबर 9289897575 पर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की जानकारी ले सकता है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। जैसा कि हम लोगों ने जो हमारा पार्ट 1 था, हम लोगों ने वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था, तो ये है पार्ट 2। तो हम लोग इसमें प्रश्न संख्या 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जो हमारा आज का पहला है प्रश्न, ये है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो देखिए, क्लास 6 से ऊपर के सभी बच्चे कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इसका आंसर था बी, छठी कक्षा के सभी छात्र। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 6 के ऊपर के बच्चे थे, एंड 5वीं तो बिल्कुल नहीं होगा, 7वीं कक्षा के सभी छात्र। अब देखिए, अगर 6 के ऊपर के सारे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें 8, 9, 10 सब आएंगे। तो इसमें केवल 7th बोल रहा है, ये भी नहीं होगा, एंड 8th भी इसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया था ई, यानी कि लास्ट पार्ट। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, और ये है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो देखिए, बिहार में फार्मर एंड विलेज के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर बेसिकली कृषि यंत्र बैंक, ये यानी कि बी, कृषि यंत्र बैंक की स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो इसका आंसर था बी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये है 2019 में बिहार के मानव सूचकांक का मान क्या था। तो देखिए, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रही है, हो रहा है। तो देखिए, अगर हम यूएनडीपी वैसे इसको जारी करता है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार का। तो जब भी हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि कौन सा स्टेट किस पोजीशन पर है, तो उस केस में बेसिकली नीति आयोग ये सारा जो रिपोर्ट है जारी करता है। कौन करता है? नीति आयोग। तो वैसे ये क्वेश्चन फैक्चुअल है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, मतलब कि अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो इसमें जो वैल्यू था वो 0.536 था। तो बट यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन में, एक सेकंड में थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में एक भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, राइट। 0.64 ये भी नहीं था, 0.596 है ये भी नहीं है, एंड 0.613 ये भी नहीं है, एंड 0.574 है। तो देखिए, इसमें एक भी वैल्यू है नहीं, तो इसका आंसर ई था। अगर जैसे अगर ये पांचवा ऑप्शन करना होता तो इन दैट केस जो इस वैल्यू के सबसे पास में होता हम उस डेटा को चूज़ करते, बट बिहार में
एक्चुअली जो पांचवा ऑप्शन होता है यही सारा खेल खराब करता है। तो इसका आंसर ई हो गया था। वैसे ये पूरी तरह से फैक्चुअल डेटा है, तो ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न गलत हुआ था, राइट। तो आप मतलब देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई नीति आयोग कोई रिपोर्ट जारी करती है, तो इन दैट केस चूँकि आप लोग बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आप लोग बिहार का बिल्कुल डेटा रट लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, 99% चांस है। ऑल राइट, तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 को लेके, एंड ये है 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। तो ये देखिए बजट से था ये प्रश्न, एंड इसका मतलब जो ये था ये 22,511 था, राइट। 22,511 करोड़ रुपए, ये बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन था। तो आप लोग चूँकि बीपीएससी का जो फिर से एग्ज़ाम हो रहा है ये 30 सितंबर के, तो बजट आप लोग एक बार फिर से रट लेना, क्योंकि डेटा ये लोग ऐसे पूछ लेते हैं। तो अगर हम प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो देखिए केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। तो ये 6.8% था इंडिया का जो बजट आया था। तो ये इसका आंसर था डी, राइट। और देखिए ये जो बजट है ये बेसिकली 28 फेब को ये जारी किया जाता है, राइट। तो अब चलिए देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21। हम अगर प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो ये रॉन्ग है। प्रतिवर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक कौन है। देखिए क्या होता है ना, जब आपकी सैलरी हर साल इंक्रीज़ होती है, आपका लाइफ मतलब आपका क्वालिटी लाइफ इंक्रीज़ होता है, तो आप उसमें आर्थिक विकास कर रहे हो, मतलब कि आपकी उन्नति हो रही है। तो ये ऑप्शन ठीक है, मतलब ये ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, बचत अनुपात में वृद्धि, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कि आप हर साल 100 रुपये कमा रहे हो, अब अगर सिर्फ 1 रुपये खर्च करोगे तो 99 रुपीज़ बच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी लाइफ इम्प्रूव हुई, राइट। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद जो डी है भुगतान शेष की स्थिति में सुधार, तो ये भी नहीं है, एंड ऑफ कोर्स ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर था बी। काफ़ी इजी प्रश्न था ये, एंड ये पूरी तरह से मतलब अगर आपने थ्योरी पढ़ा है, इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ये चीज़ें आपको आसानी से हो सकती थी ये प्रश्न। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय की अवधि के दौरान लागू किया गया था। तो देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जो स्वच्छ भारत मिशन था उसको कब लागू किया गया था, राइट। मतलब जो उसका सेकंड फेज़ था वो कब लागू किया गया था। तो देखिए जो हमारा पहला फेज़ था ये कब हुआ था। तो देखिए ये जो हमारा पहला फेज़ था ये 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, मतलब जिस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है, और ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, राइट। एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 5-6 साल के लिए था। तो जो हमारा दूसरा फेज़ था वो एक्चुअली जब इलेक्शन हो गया था उसके बाद लॉन्च हुआ था, और जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन था वो 2019 में था, तो उसके बाद ये लॉन्च हुआ था। तो ये 2020 आ जाएगा इसमें, मतलब 2019 का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे 2020-21 आ जाएगा। सब में यहाँ पर ऑप्शन वही सेम है, राइट। तो अब हमको क्या देखना है कि जो हमारा आखिरी वाला पार्ट है वो क्या है, मतलब क्या हो सकता है। अब देखिए 2023 में इलेक्शन है, राइट। 2023 में इलेक्शन, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट चाहेगी कि 2023 या 24 तक, मतलब 24 तक कम से कम हो, या 25 तक, ताकि गवर्नमेंट पास एक एक्सक्यूज़ रहे कि अभी टाइम नहीं ख़त्म हुआ है, तो यहाँ कि अभी टाइम नहीं ख़त्म हुआ है और हम इसमें कर लेंगे। तो ये एक तरह से
एक्सक्यूज़ वाली बात होगी। तो देखिए अब जाहिर सी बात है 23 में इलेक्शन होगा, राइट। तो अब जब 23 में इलेक्शन होगा और 23 में ही ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। देखिए हम ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, हम इसको यहाँ से ऐसे हटा सकते हैं। अब ये देखिए 24 और 25 और 25 और 26। अब देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा लक भी काम करता है कि आप इन दोनों में कौन सा चूज़ करते हैं। वैसे जो इसका आंसर था वो सी था। काफ़ी ज़्यादा पेन चल चुका है, इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं। ओके, तो जो इसका आंसर था, जो हमारा सेकेंड फेज़ था, ये एक्चुअली 2024-25 तक था, मतलब है, राइट। तो देखिए हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर आपको प्रश्न ना आए तो उस केस में आप कैसे सोच सकते हैं, राइट। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बीएनआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स के साथ आया है। अब देखिए ये जो बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये क्या है ना, हम इसमें बेसिकली पानी के बारे में एक सेकंड, ये जो बीएनआई होता है, हम इसमें बेसिकली वाटर और स्वच्छता हो गया, स्वच्छता और आवास, मतलब घर, आवास, पर्यावरण, सॉरी गाइस मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मतलब थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मतलब हम ऐसे इश्यूज़ पे फोकस करते हैं, राइट। इस तरह से टोटल 26 संकेतक हैं, राइट। तो एक सेकंड, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये है प्रश्न, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो बीएनआई इंडेक्स होता है या फिर हाँ, ये जो बीएनआई इंडेक्स होता है, यहाँ पर टोटल 26 संकेतक होते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट है नहीं, हम उसको करेंगे एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी हट गया, ऑप्शन नंबर डी हट गया। अब हमको ये देखना है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है। एक सेकंड, इसको हटाते हैं पहले। ओके नाइस। अब चलिए हम लोग देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्थितों में बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स के साथ आया है। तो देखिए जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे वाटर, साफ़ सफाई, आवास, इन सब चीज़ों पे देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक जनरल सा स्टेटमेंट है जो कि उसमें आ जाएगा, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो सकता है, राइट। बीएनआई सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए बीएनआई सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ना, काफ़ी अजीब सा है। क्यों अजीब सा है कि मतलब सिर्फ 2018 के लिए ही बनाया गया है, मतलब कि 2019 के लिए नहीं होगा। तो मतलब इतना अजीब सा स्टेटमेंट कौन देता है। तो हम इस ऑप्शन को हटा सकते हैं, मतलब इस स्टेटमेंट को हम लोग हटा सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पर 2 है ना, हम उसको पहले साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये है जहाँ पर हमारा 1 और 3 करेक्ट आ रहा है। एंड बीएनआई में 6 आयाम होते हैं, तो नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पर टोटल 5 आयाम होते हैं, जैसे कि क्या हो, मतलब पानी हो गया, वाटर हो गया, आवास हो गया, पर्यावरण हो गया, ऐसे थे। टोटल 6 आयाम है, इतना तो मतलब देखा था मैंने। और अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17। हम अगर 17 की बात करें तो इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन था, उसकी सिफारिश के अनुसार 2021 से लेकर 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार में कितना हिस्सा प्राप्त होगा। तो बिहार में देखिए ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, 4.12% हिस्सा प्राप्त होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लेना पेपर में जाने से पहले। जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन था, उसमें बिहार से संबंधित जो डेटा था। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न, जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 देखते हैं इसमें क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23,
इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनडीसी की बात कर रहे हैं, मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है ना, ये जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम, राइट। मतलब कि अभी कौन है इसके अध्यक्ष, अभी मोदी जी हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन इसका हिस्सा नहीं है, राइट। तो देखिए जितने भी स्टेट होते हैं, राइट, जितने भी स्टेट होते हैं वहाँ के सीएम इसका हिस्सा होते हैं, प्लस जितने भी यूटी होते हैं वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, यूटी के प्रतिनिधि मतलब कि यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधि होते हैं, वो इसका हिस्सा होते हैं, राइट। प्लस उसके साथ में और कौन होता है, जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग के बेसिकली इसमें सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष लिखा है और भारत के, मतलब ये सब बिल्कुल अजीब सा है दिया, मतलब पूरी तरह से गलत है। तो इसका आंसर ई था। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। ओके, अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है प्रश्न संख्या 24 है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 है, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारा सरकारिया कमीशन है ये बेसिकली किसके लिए था। तो यहाँ पे टोटल 4 वो दिया है सूची 2 में। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली स्टेट और सेंटर के बीच में संबंध के लिए था, यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन मतलब थर्ड वाला पॉइंट था ये करेक्ट था। अब अगर हम बात करें थर्ड का, तो ये जो थर्ड है ये ना, ये देखिए जो पहले में इसमें भी है थर्ड, और यहाँ पर ऑप्शन हट गया है। आई एम सो सॉरी गाइज, यहाँ पर ऑप्शन हट गया है तो हम इसको यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखेंगे, बाकी हम सारे प्रश्न को देख लेंगे। उसके बाद जो हमारा है सी रंगराजन कमेटी, ये बेसिकली पॉवर्टी को चेक करने के लिए था, मतलब कि गरीबी मापन के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे गरीबी की माप समीक्षा, राइट। तो इसका आंसर ए था, मतलब सूची 2 का जो ए है मतलब 1 है वो करेक्ट था। उसके बाद फिर नेक्स्ट है पारेख समिति। हम अगर पारेख समिति की बात करें तो ये एक्चुअली इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल से संबंधित था, तो इसका था सेकंड। उसके बाद जो हमारा आखिरी था मतलब डी नरसिम्हम समिति, तो ये बेसिकली बैंकों में जो बैंकिंग क्षेत्र होता है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए ये था, तो इसका आंसर था डी। अब चलिए देखते हैं आगे और इसमें है कि नहीं कोई प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 हमारा हो चुका था, मतलब कि 4.12% था बिहार का, और फिर इसमें ये वाला था। तो देखिए इसका ऑप्शन था जो हमारा 24 नंबर प्रश्न है, जो इसका जो पहला है सरकारिया, ये क्या था, ये सी था, मतलब सॉरी थर्ड था। तो फर्स्ट का थर्ड किस में है, इसमें फर्स्ट का थर्ड, इसमें फर्स्ट का 2 है तो ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद इसमें फर्स्ट का 1 है तो ये भी कट गया, और इसमें फर्स्ट का 4 है तो ये भी कट गया। मतलब कि आपको अगर ये आता है ना तो ऑलमोस्ट अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई। अब जो हमारा बी था, बी में हम बेसिकली पॉवर्टी से संबंधित था, तो ये 1 था, इसमें भी 1 है। उसके बाद फिर पारेख समिति था, ये एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर वाला था, और जो हमारा आखिरी है ये बेसिकली बैंक, तो इसका ऑप्शन ए था, राइट। जो हमारा प्रश्न संख्या 24 है इसका ऑप्शन ए था। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न 18 है, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये बोल रहा है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य बिल्कुल नहीं थे, राइट। मतलब कि कौन उसके सदस्य नहीं थे। तो अशोक कुमार लाहिड़ी थे, और रमेश चंद्र थे, झा साहब भी थे, बट ये नहीं थे बी वाला, बॉम्बे वाला सुदीप्तो मुंडले, तो इसका ऑप्शन बी था। देखिए ये सब पूरी तरह से ना फैक्चुअल हैं, तो अगर आपने करंट अफेयर अगर अच्छे से फॉलो किया है ना तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो आप सभी सून एकेडमी का एक करंट अफेयर का फ्री का है कोर्स, आप लोग उसको देख सकते हैं, शून्य अफेयर के नाम से है, वो हमारे यूट्यूब के चैनल पर आता है। तो आप सभी हमारा शून्य अफेयर का वीडियो ज़रूर देख लिया करिए। अब जो हमारा प्रश्न संख्या 19 है, ये है हाल के केंद्रीय बजट में
FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए जो हमारा FDI होता है ना किसमें, बीमा के क्षेत्र में, वो एक्चुअली 74% हो गया है। इसका आंसर सी था। तो निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, पंजाब, यूपी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपर्युक्त में से आरोही क्रम लिखाना है, मतलब कि किसमें चावल कम से ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो देखिए हम अगर बात करें चावल की, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगा, राइट, वहाँ पर चावल सबसे कम होगा, राइट। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आरोही क्रम में पूछा है, सही आरोही क्रम को चुनें। तो अब देखिए जहाँ पर चावल सबसे मतलब जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज चावल में चाहिए होता है पानी, जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें शीर्ष राज्य, तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, राइट। उसके बाद फिर होता है आपका पंजाब में, फिर उसके बाद होता है आपका उत्तर प्रदेश में। तो मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, उसके बाद फिर आपका होता है आंध्र प्रदेश में 4, उसके बाद फिर होता है बिहार में, बिहार = 5 है, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश ये भी रॉन्ग हो गया, आंध्र प्रदेश उत्तर रॉन्ग हो गया, आंध्र प्रदेश पंजाब ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब इसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर ई था। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का है प्रश्न। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में हुआ था, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो एक ये जो क्रिप्स मिशन है, जब ये इंडिया में आया था, बट ये अपनी योजनाओं को लागू करने में फेल हो गया था, तो इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जारी हुआ था। तो यानी ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। उसके बाद फिर है गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन। ये एक्चुअली तब आया था जब ये जो क्रिप्स मिशन है जब ये इंडिया से चला गया, राइट। तो यानी कि सी भी इसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन। तो ये 1946 के आसपास का हुआ था, 1945-46। तो ये भी नहीं रही, तो यानी इसका ऑप्शन था बी फॉर बॉम्बे। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और ये है 27 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए वहाँ पर थे जवाहरलाल नेहरू साहब, राइट। तो इसका आंसर था सी फॉर कैलकाटा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित बिल्कुल नहीं था, राइट, मतलब कि कौन यहाँ से संबंधित नहीं था। तो देखिए सबसे पहले राजकुमार शुक्ला की बात करते हैं, तो ये थे, राइट। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, चूँकि ये बिहार के थे नेता, तो जाहिर सी बात है ये तो यहाँ पर बिल्कुल होंगे, राइट। उसके बाद फिर हम बात करते हैं JB कृपलानी की, तो ये भी थे यहाँ से संबंधित। लेकिन अगर हम बात करें राम मनोहर लोहिया, तो एक्चुअली ये यहाँ से बिल्कुल संबंधित नहीं थे, राइट। तो इसका आंसर था डी फॉर दिल्ली। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और ये है प्रश्न संख्या अनहैप्पी इंडिया के जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो देखिए ये जो किताब है, ये किताब बहुत ही फेमस किताब थी, और इसको और इस बुक को लिखा था। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये बहुत ही फेमस बुक है, और इसको लिखा था श्री लाला लाजपत राय जी ने। तो इसका ऑप्शन था सी फॉर कैलकाटा। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 36 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, राइट। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और अक्सर मतलब लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये ऐसा प्रश्न है। तो देखिए ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे ना, वहाँ पर किसने पार्टिसिपेट किया, उसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो था कांग्रेस, उसने पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया। तो महात्मा गांधी एक्चुअली कांग्रेस से थे, तो
इन्होंने नहीं किया। मौलाना अबुल कलाम कांग्रेस से थे, तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं जाएंगे उसमें, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर, तो एक्चुअली ये जो है ना, ये तीनों में थे, पहले में भी थे, दूसरे में भी थे और तीसरे में भी थे। चलिए आप लोग के लिए एक है प्रश्न, आप लोग ये बताइए जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और जो तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कब कब हुआ था, उसका ईयर लिख दीजिए और ये बताइए कि किसमें कौन कौन शामिल था। ऑफ कोर्स अम्बेडकर जी सब में शामिल थे, उनके अलावा कौन कौन किस किस सम्मेलन में शामिल था, तो आप इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अब जो हमारा अगला है प्रश्न ये है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो देखिए इसकी स्थापना बनर्जी साहब ने की थी, राइट। तो इसका ऑप्शन मतलब बी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये जितने भी इम्पोर्टेंट एसोसिएशन हैं अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस, आप सबको याद होना चाहिए। तो देखिए WC अगर हम बनर्जी की बात करें तो ये तो इसके मतलब इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी, बल्कि इनकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी, यानी कि इसका आंसर ए करेक्ट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला स्लाइड, और यहाँ पर है प्रश्न संख्या 29। हम अगर 29 की बात करें तो 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो देखिए अगर हम बात करें इनकी तो ये एक्चुअली जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह साहब ये 1857 में इन्होंने अपना साहसी वो दिया था, और ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पर ये स्थान, कहाँ गया ये वाला स्थान, ये एक्चुअली बिहार में आता है। तो वहाँ पर ये जो जगदीशपुर है ये वहाँ से संबंधित थे। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये है 30, ये है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया था, तो वो थे JP, राइट, यानी कि बी फॉर बॉम्बे, जयप्रकाश नारायण। और इनको इंडिया का दूसरा गांधी भी, मतलब इनको भी इंडिया का एक गांधी के रूप में हम इनको जानते हैं, क्योंकि ये गांधी जी को ये काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है ये है जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसमें CR दास थे, CR दास। बट यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका जो होगा ना फुल फॉर्म वो होगा चित्तरंजन दास। तो यानी कि ये तो इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी लीडर्स हैं, राइट, सबका फुल नेम ही पता होना चाहिए, सो दैट आप आता हुआ प्रश्न भी गलत ना करें। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये 38 है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था, तो ये एक्चुअली इनको जर्मनी में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर C है, C फॉर कैलकाटा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है प्रश्न संख्या 39, चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन था, तो देखिए जो चटगांव है ना ये एक्चुअली बांग्लादेश में आता है, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान में आता था, मतलब कि ईस्ट बंगाल में आता था। पहले बंगाल को डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे एक्चुअली जो सूर्यसेन जी थे ये यहाँ से संबंधित थे, इन्होंने यहाँ पे जो शस्त्रागार था उस पर धावा बोल दिया था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, आपने जब जो मूवी देखी होगी उसमें भी मतलब ऐसा कोई जिक्र नहीं आया था। रास बिहारी बोस भी नहीं थे एंड बटुकेश्वर दत्त भी नहीं थे, बट यस यहाँ पे सूर्यसेन जी थे। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये है प्रश्न संख्या 40, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में किसका उल्लेख है, तो यहाँ पर एक्चुअली सन्यासी का उल्लेख है। ये मतलब बहुत ही फेमस प्रश्न है, राइट, तो ये आना चाहिए और बहुत ही बेसिक प्रश्न भी है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है प्रश्न संख्या, देखते हैं क्या है, 41 है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैथमेटिक्स का है प्रश्न, तो हम इसको भी छोड़ेंगे, हम इसके क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। उसके बाद फिर है 32 ये जो है प्रश्न, यहाँ पर बोल रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में
राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राइट, तो आप सभी को ये याद होना चाहिए कि जो इंटरिम गवर्नमेंट था, जैसे कि उसमें जो नेहरू थे, पटेल जी थे और B.R. अम्बेडकर साहब थे और राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उनके पास कौन कौन सा विभाग था? तो अगर हम यहाँ पे बात करें, राइट, तो इनके पास एक्चुअली फूड एंड एग्रीकल्चर था। फूड एंड एग्रीकल्चर मतलब कि क्या आएगा इसका? डी, खाद्य और कृषि। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, जो गदर पार्टी है ना, इसकी स्थापना एक्चुअली USA में हुई थी, राइट। तो बी फॉर बॉम्बे। अब चलिए हम लोग देखते हैं 34 प्रश्न संख्या, एंड ये 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर एक्चुअली हमको यहाँ पर दो फैक्ट देखने को मिल रहा है। एक तो ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? तो जो इसकी स्थापना थी, ये गांधी जी के गुरु ने की थी, राइट। तो ये कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। तो गांधी जी के गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और ये है प्रश्न संख्या 42 मैथमेटिक्स का प्रश्न है। तो हम इसको अभी छोड़ेंगे, हम इसको बाद में देख लेंगे। फिर 43 भी मैथमेटिक्स का, इसको छोड़कर हम आगे देख लेंगे। तो ये मतलब जो आज का ये था स्लाइड, ये हो गया समाप्त पार्ट 2 का। अब हम पार्ट 3 जल्द लाएंगे। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को देखें, साथ में आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्लस आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, जिससे कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों को, राइट, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, या फिर जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हों वहाँ भी शेयर कर दें, जिससे कि थोड़ा सा चैनल का ग्रोथ हो एंड मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।